नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कन्या राशि के जातकों के जीवन में शनि की पनौती 17 जनवरी 2023 तक गतिमान थी और 17 जनवरी 2023 से पिछले 2.5 वर्षों में कन्या राशि के जातकों ने शनि की पनौती में जितना कष्ट झेला है वो कन्या राशि के जातक ही बेहतर बता सकते हैं। आप लोग अगर कन्या राशि के हैं तो शनि की पनौती में आपको क्या क्या परेशानियां आईं ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपके साथियों को भी पनौती के प्रभाव को समझने में सुविधा हो। लेकिन अब तो पनौती समाप्त हो चुकी है और आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि पनौती समाप्त हो गई लेकिन कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज के वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि 17 जनवरी के बाद से और मई समाप्त होने जा रही है, अभी कोई सकारात्मक परिवर्तन देखने को नहीं मिला। तो इसका क्या कारण है? और फिर ये भी बात करेंगे कि आने वाले समय में कब कब आपके जीवन में भाग्योन्नति, धन प्राप्ति, विदेश गमन, नौकरी, विवाह, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों के योग बनेंगे। इस विश्लेषण में उन्हीं ग्रहों को अस्थायी रूप को कंसीडर किया गया है जो कि अस्थायी रूप से एक ही भाव में अगले 6 माह तक रहेंगे। इस वीडियो में जून 2023 से दिसंबर 2023 तक की ही चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको कन्या राशि के स्वामी युवराज बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो शनि के भी मित्र हैं और सूर्य के भी मित्र हैं, गुरु के भी मित्र हैं और शुक्र के भी मित्र हैं। यहाँ तक कि राहु से भी बुध का मित्रवत संबंध है। तो ऐसे में इनमें से अगर कोई भी ग्रह किसी तरह से पीड़ित हुआ तो उसका सीधा सा असर कन्या राशि के जातकों के जीवन पर पड़ जाता है। अब देखिए, शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं। 2.5 वर्षों में एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते हैं। 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के 6ठे भाव में आ गए। अब यहाँ शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आए, 3 फरवरी को शनि अस्त हो गए और पूरे 36 दिन शनि अस्त रहे। अब शनि जैसा ग्रह अगर अस्त हो जाए तो स्वाभाविक है कि फिर आपको शनि से संबंधित कोई लाभ तो मिलने से रहा। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर बढ़ गई होगी, क्योंकि 6ठे भाव में जब राजयोग का प्रभाव नहीं रहा तो फिर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आई होंगी, कर्ज ने परेशान किया होगा। हो सकता है कि अस्पताल के और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े हों, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, इस तरह की समस्याएं आपके साथ आ गई होंगी क्योंकि शनि अस्त हो गए। अब 36 दिन के बाद 9 मार्च को शनि तो उदित हो गए, लेकिन जैसा मैंने बताया कि शनि फल देने में देरी करते हैं, तो शनि का फल धीरे धीरे मिलेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, देवगुरु बृहस्पति जो कि मीन राशि में गोचर कर रहे थे, उन्होंने राशि परिवर्तन किया
और 31 मार्च को तो खैर देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में ही थे, लेकिन अस्त हो गए। 31/3 को गुरु अस्त हो गए और उस समय गुरु का गोचर सप्तम भाव में, जुपिटर सप्तम भाव में था। गुरु विवाह के कारक होते हैं, सप्तम भाव विवाह का होता है, तो विवाह के मार्ग में बाधाएं आ गई होंगी। जब गुरु अस्त हो गए तो कोई मांगलिक और धार्मिक आयोजन हो ही नहीं सकता। आपका विवाह तय होना था वो भी बाधित हुआ होगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद तीसरी जो स्थिति आई वो और ख़राब स्थिति बनी। आपके राशि के स्वामी हैं बुध और 23 अप्रैल को बुध भी अस्त हो गए और 23 अप्रैल से 15 मई तक बुध अस्त में रहे, अस्त हो गए। अब आपके राशि के स्वामी बुध हैं, लग्न के स्वामी बुध हैं, कर्म भाव के स्वामी बुध हैं। जब बुध ही अस्त हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? बुध का सकारात्मक फल आपको मिला ही नहीं होगा, बुद्धि भ्रमित हुई होगी, कार्य बिगड़े होंगे, कार्य में बाधाएं आई होंगी। आप ये तय ही नहीं कर पा रहे होंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक अजीब तरह का कन्फ्यूज़न की स्थिति आपके सामने बनी होगी कार्य क्षेत्र को लेकर। ये तो रहा बुध का। अब आप देखिए कि शनि, गुरु और बुध, चौथी चीज़ क्या हुई? गुरु और राहु की युति बनी 22 अप्रैल को। गुरु ने राशि परिवर्तन किया, अष्टम में आ गए राहु के साथ। अब यहाँ पर गुरु चांडाल योग बन गया। गुरु चांडाल योग जो है वो सबसे खराब योग माना जाता है और अष्टम भाव में बनने का मतलब आपको कष्ट, पीड़ा, आकस्मिक घटनाएं, परेशानियां ये सब बढ़ गई होंगी। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ी तो धन संचय में बाधा, परिवार में एक अलग तरह की कलह की स्थिति, और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी तो विदेश संबंधी समस्याएं। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ी तो पारिवारिक समस्याएं, परिवार में कलह, परिवार में तनाव, मातृभूमि से दूरी, माता से दूरी, इस तरह की समस्याएं गुरु चांडाली योग के कारण हुई। अब पांचवी जो सबसे खराब स्थिति बनी, जो ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं और बुध के परम मित्र हैं, वो 14 अप्रैल से लेकर के और 15 मई तक राहु के साथ गोचर किए और ग्रहण दोष लगा, तो सूर्य भी अपना फल देने में सक्षम नहीं रहे। तो जब शनि, गुरु, बुध और सूर्य, ये 4 महत्वपूर्ण ग्रह लगातार एक के बाद एक ग्रह पीड़ित होता चला गया, तो फिर आपको शुभ फल कहाँ से मिलेगा? समस्याएं कहाँ से दूर होंगी? प्रॉब्लम्स तो एज इट इज़ बनी ही रही होंगी। लेकिन अब 15 जून से बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है। डेट नोट कर लें और आप रिजल्ट्स देखिएगा। 15 जून को क्या होगा? ऐसा क्या होगा जो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा सकारात्मक? वो ये होगा, मैंने गजलक्ष्मी राजयोग पर एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखेंगे तो बहुत चीज़ें आपको समझ में आएंगी। गुरु राहु का जो चांडाल योग है ये निष्प्रभावी हो जाएगा और गुरु राहु का गजलक्ष्मी योग बनेगा। कुंडली में जब गुरु और राहु एक साथ होते हैं और गुरु अंशबल से मजबूत हो, राहु अंशबल से कमज़ोर हो जाएं,
तो गजलक्ष्मी राजयोग बन जाता है। और ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि व्यक्ति को साढ़े साती, पनौती या ढैया ऐसी स्थितियों से भी बाहर निकाल लाता है। इन स्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हालांकि आप पर शनि की पनौती वो समाप्त हो चुकी है, तो गुरु और राहु जब गजलक्ष्मी योग बनाएंगे तो आपको अष्टम भाव की चीज़ों से लाभ होगा। आपकी राशि के स्वामी है बुध। बुध आईटी सेक्टर के कारक हैं। अष्टम भाव ऑडिट को शो करता है, टैक्सेशन को शो करता है। अष्टम भाव डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस को शो करता है। अष्टम भाव इंश्योरेंस को शो करता है, मार्केटिंग को शो करता है। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस को शो करता है। इन चीज़ों का लाभ आपको देवगुरु देंगे। अष्टम भाव में गुरु का गोचर जब भी होता है, गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है, आपकी धर्म अध्यात्म में स्वतः रुचि बढ़ जाती है और ईश्वर की कृपा आप पर बरसती है। जब भी गुरु अष्टम में होते हैं, ईश्वर की विशेष कृपा आप पर होती है। तो गजलक्ष्मी योग बनने से आपको विदेशों से धन का लाभ मिलेगा। अनावश्यक खर्चे आपके खत्म हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी का चक्कर था कोई, वो समाप्त हो जाएगा। कर्ज उतर जाएगा। धन का संचय शुरू होगा। धन का निवेश शुरू होगा। गुरु की दृष्टि जब धन के भाव पर पड़ेगी, परिवार के भाव पर पड़ेगी, वाणी के भाव पर पड़ेगी, आप अपनी वाणी के माध्यम से बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे। खास करके अगर आप काउंसलर हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, कथावाचक हैं, धर्मोपदेशक हैं, तो गुरु की दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ने से आपकी वाणी में इतना ज्ञान, इतना तेज, इतना ओज होगा कि लोग आपसे प्रभावित होंगे और वाणी के माध्यम से ही आपकी भाग्योन्नति भी होगी। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, गुरु उस भाव का विस्तार कर देते हैं। तो यहाँ पर 12वें भाव का विस्तार करेंगे, यानी कि विदेशों से आपको लाभ होगा, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। गुरु अष्टम में है, आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाएंगे, इसका प्रबल योग बनेगा। दूसरे भाव का विस्तार करेंगे तो परिवार में किसी सदस्य का विवाह होगा या संतान की प्राप्ति होगी। और गुरु की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव मानसिक शांति का होता है, माता का होता है, मातृभूमि का होता है। तो मातृभूमि से आपका लगाव बढ़ेगा, माता से स्नेह बढ़ेगा, मन को शांति मिलेगी और भूमि भवन प्रॉपर्टी का आपको लाभ प्राप्त होगा 15 जून के बाद। और ये गजलक्ष्मी योग जो है 30 अक्टूबर तक बनेगा। इसके बाद 30 अक्टूबर को राहु तो आ जाएंगे सप्तम में, लेकिन गुरु फिर भी यहाँ पर रहेंगे और अपना शुभ फल आपको देते रहेंगे। अब मैं आपको कुछ विशेष तिथियाँ बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 15/6 से ही मैंने बताया है, और 15/6 को ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे दशम भाव में 15/6 से 17/7 तक। अब दशम में सूर्य दिग्बली होते हैं, तो दशम भाव को एक्टिवेट करेंगे और उसके शुभ फल आपको मिलेंगे। जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि शनि से सूर्य पंचम पर होंगे और सूर्य से शनि नवम पर होंगे। 1 2 3 4 5। तो जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, नवम पंचम का योग बनाते हैं, तो दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं और अपना शुभ फल प्रदान करते हैं। अब सूर्य दशम में दिग्बली हैं। सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा के सरकारी नौकरी के कारक हैं। शनि भी एक्टिवेट होंगे। शनि पंचम के भी स्वामी हैं और छठे के भी स्वामी हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। जब शनि एक्टिवेट होंगे तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय।
प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करके नौकरी मिलने का योग बनेगा और ख़ास करके शासन प्रशासन के क्षेत्र में, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा के क्षेत्र में या सरकारी नौकरी आपको मिलने का योग बनेगा। सूर्य दशम में दिग्बली होते हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर आपका विदेश से संबंध बनेगा, यानी किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको जॉब मिल सकती है। कंप्यूटर के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में आपको नौकरी विदेशों में भी मिल सकती है, या आप न्यायिक सेवा में विदेश जा सकते हैं, या आप विदेश सेवा के अंग होकर के विदेश जा सकते हैं। तो ये स्थिति 15/6 से 17/7 तक रहेगी। और इसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और 17/8 को सूर्य को गोचर 12वें भाव पर होगा। अब यहाँ शनि और सूर्य का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा। सूर्य अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, शनि से समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, 12वां भाव भी एक्टिवेट होगा और छठा भाव भी एक्टिवेट होगा। तो 12वें भाव के भी सभी शुभ फल आपको मिलेंगे, छठे भाव के भी शुभ फल मिलेंगे। कर्ज, रोग, शत्रुता, कोर्ट कचहरी, अस्पताल, ये सब चीज़ें जो है आपकी जो परेशानियां इन सब क्षेत्रों में थीं वो समाप्त होंगी। विदेश जाने का योग बनेगा, उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में जा सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि शनि जो हैं, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है और शनि जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लेबर क्लास को। तो अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपने अपने अधीनस्थ कुछ कर्मचारी रखे हुए हैं, तो अगर आप इस गोचर काल में अपने एम्प्लॉइज़ का, अपने कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखेंगे तो शनि भी आपका विशेष ध्यान रखेंगे। ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। और इसके बाद 18/10 को सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा, धन भाव में, और 18/10 से 17/11 तक धन के भाव में रहेंगे सूर्य। यहाँ पर गुरु और सूर्य का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा। ग्रहों के राजा, ग्रहों के महामंत्री जब एक दूसरे को पर दृष्टिपात करेंगे तो सूर्य का भी बल बढ़ेगा, गुरु का भी बल बढ़ेगा, दोनों ही एक्टिव होंगे। जब सूर्य एक्टिवेट होंगे तो धन भाव के सभी फल आपको मिलेंगे, गुरु अष्टम के सभी फल देंगे, और सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं तो 12वें भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब किस भाव का क्या फल मिलता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए बार बार उसको रिपीट नहीं करूँगा। 12वां भाव विदेश का हो गया, दूसरा भाव धन का भाव हो गया, परिवार का भाव हो गया, वाणी का भाव हो गया, तीसरा भाव 10वां भाव जो है ये कर्म का हो गया, शनि छठे में है, गुरु अष्टम में है। ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। कहने का आशय ये है कि 15/6 के बाद आप देखिएगा एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपके राशि के स्वामी युवराज बुध हैं और बुध हैं बुद्धि के कारक, तो बुध का उपाय जरूर करते रहिएगा ताकि आपको इस ग्रह गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें बुधवार के दिन। गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें, और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर
पंच पल्लव का तोरण लगाएं तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए, खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए, और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।